दोस्तों नमस्कार। मैं मयूर जानी हूँ और आपका दोस्त आप जानते हैं। और आज ये कार्यक्रम हिंदी और इंग्लिश में होगा क्योंकि और ये सैटरडे और 4 PM गुजरात दोनों पे ये कार्यक्रम आप जो है वो देख पाएंगे। अभी लाइव आपको दिखेगा सैटरडे पे, लेकिन इसका भी आप जो है बाद में 4 PM गुजरात में भी देख पाएंगे। पूरा हमारे साथ संजय भाई है, हमारे 4 PM नेशनल के सहयोगी, हमारे वरिष्ठ। और आज हमारे साथ सैम पित्रोड़ा साहब हैं। हम उनको बहुत बड़े टेक्नोक्रेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी वो बहुत कुछ है, पर आज हमने उनको आमंत्रित किया था कि सर अगर आप आइए, क्योंकि चुनाव अपने आप में एक स्थिति बनी हुई है गुजरात के। श्याम भाई खुद गुजरात से हैं और जहां तक मुझे याद है वो मेरे ही जिले से हैं, सुरेंद्र जिले से हैं वो। तो शायद वो हलवद से हैं, मैं अगर ठीक हूं तो टिकर। मुझे लगा कि टिकर, हाँ बिल्कुल। मतलब टिकर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल टिकर से हैं। तो बिल्कुल मैं वडवाण से हूँ सर। तो ये एक बड़ा अच्छा लगता है। श्याम साहब जो है अभी शिकागो में है, और हमने और संजय भाई ने सोचा कि आज उनसे जो है थोड़ा समय निकाल के, हालांकि उनको थोड़ा डिस्टर्ब होना पड़ा, वेट करना पड़ा। आज पहली बार हम इतने बुरी तरह से फंसे थे टेक्निकली कि ठीक से अभी जाके कुछ ठीक हुआ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और ये फ्रेम यही रखें संजय भाई, यही फ्रेम रखते हैं, क्या एकदम करें? एकदम 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 ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम है ठीक ना, है। हो सकता है कि शायद ये वाली कर लें, अगर कुछ एक बार अगर ये मुझे लगता है कि ठीक रह जाएगी। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक हाँ ये ठीक रहेगी, ठीक है। ठीक है, अब ठीक सर है। मैं सीधा आपको मैं और संजय भाई आपसे बात कुछ करना चाहते हैं सर। बहुत हमको सबको याद है कि जब संचार क्रांति हुई इस देश में, आपका बहुत बड़ा अहम रोल उसमें रहा। एक समय था कि एक फोन घर पे अगर आना चाहिए, अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो 5-5 साल 10-10 साल लगते थे घर पे फोन आने के लिए। पीपी नंबर वाले परेशान हो जाते थे। उसके बाद जिस तरह से एसटीडी पीसीओ और फिर उसके बाद कंप्यूटर के उसको भी परिचित करवाना, और राजीव गांधी के साथ आपने जो किया एक पूरी मुहिम, और बहुत बहुत समय तक आप सक्रिय रहे भी, जहां तक मेरी जानकारी और याददाश्त कहती है। सर आप अभी शिकागो में बैठे हैं, मुझे पक्का यकीन है कि आप वहां बैठे बैठे भी वो आपकी नजर होगी कि देश में और गुजरात में क्या चल रहा है। आपकी पहली टिप्पणी चाहता हूं कि कैसे देखते हैं बाहर बैठ के हिंदुस्तान को और गुजरात को आप अभी? देखिए, हमें देश की बड़ी चिंता हो रही है। जो देश हमने सोचा था बचपन में, वो देश गांधी जी का देश हमने सोचा था, पंडित नेहरू का देश हमने सोचा था, सरदार पटेल का देश हमने सोचा था, जिसमें आजादी का मतलब हो रियल फ्रीडम टू द पीपल, डेमोक्रेसी, जस्टिस, ट्रूथ, ट्रस्ट, लव, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन। भारत सबका देश है। भारत की ब्यूटी क्या है? इट इज रियली डाइवर्सिटी। दक्षिण में लोग देखिए, उत्तर में लोग देखिए, ईस्ट में देखिए, वेस्ट में देखिए, खाना, त्यौहार, कस्टम, म्यूजिक, लैंग्वेज, रिलीजन, जेनेटिक पूल, ये भारत की यूनिक कैपेबिलिटी है। अब जब इसके पर अटैक होता है तो हमें बड़ा दुख होता है। लोग कहते हैं कि हम हिंदू देश बनाएंगे। हम कहते हैं कि शायरी वो भी भारत की देन है, उर्दू भाषा वो भी भारत की देन है। इसको हम कैसे बदलें? तो हमें बड़ा दुख होता है जब डेमोक्रेसी पे अटैक होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ होती है, झूठ प्रमोट किया जाता है। नेहरू के बारे में झूठ, गांधी जी के बारे में झूठ, ये हमसे सहा नहीं जाता। हम जब बचपन में छोटे थे तो एक छोटे गांव में, उड़ीसा में, हमारे पिताजी रहते थे।
उस गांव में हमारे घर के सामने एक मुस्लिम घर था, लेफ्ट में मारवाड़ी थे, जैन, राइट में सरदार थे, और बैक में उड़ीसा के ट्राइबल लोग थे। सब एक साथ रहते थे, सब में भाईचारा था, सब आजादी को मना रहे थे साथ में। I was born in 1942. I'm 80 years old. So I was born in British Raj. And I have seen the excitement of independent India as a little boy. My own father felt that in independent India, he could send his children to college, which he could not imagine in British India. So millions of parents got excited about their children's future because of democracy, justice, freedom. When that is being attacked today with dictatorial mindset, divisive politics, centralized power, authoritarian attitude, it bothers me. It is not the India that I had dreamt of. Can I ask you one question, sir, which is related to this particular situation, pertaining to the situation which you are explaining and elaborating as of now, with your heart felt with grief and sorrow and pain? I can see that. Why do you think that this current situation of our country is like this? What actually changed this? How did we reach? How did we reach to this particular situation of hatred and everything which you are mentioning It's a as of very now? complicated, deeper question. I may not be qualified to answer that properly. But I would say this is a global trend. I have my own view on it. Okay. Because I come from telecom industry. Connectivity is the key to what I do. I've spent 60 years in telephone industry almost. And I believe hyperconnectivity has changed everything. For the first time in a human history, we are all connected. What does this connectivity mean to human civilization? Is it just about doing things cheaper, faster, better, or it is about taking human civilization to the next level? So because of hyperconnectivity, a lot of people are threatened, because hyperconnectivity democratizes information and knowledge. Yes. It empowers human being. It decentralizes implementation. It demonetizes services. So everybody gets empowered. And those who are in position of power feel threatened. So there is a rise of popular politics in America, in Brazil, in Hungary, in India, everywhere. Because those in position of power feel threatened that people are going to take something away from me. And it's going to happen. Because when I was growing up, knowledge was locked up in libraries of big universities like Harvard and MIT and Delhi and others. We poor people had no access to knowledge. Now knowledge is available in Bihar. A kid in Bihar can go visit Guggenheim Museum. I didn't even know what hamburger meant growing up because I'd never seen one. There was no TV, there was no hardly any radio. Okay, telephones didn't exist. So my world vision was very narrow. Today, everybody's world vision is broader. So what has happened on one hand, because of technology, very few people have become very rich and lots of people have remained poor.
those who are very rich are in position of power. Power today is centralized by rich, powerful, and they don't want to share. The whole world we have created is focused on power and profit, not on planet and people. We need that shift. That power and profit is not important. Planet and people are important. ठीक बात. I tell many Right. times that my parents gave me a world which was simple, clean, but poor. I Sir, एक will request है. design for my grandchildren world which is complex, एक rich, एक एक but एक रिक्वेस्ट है सर, सॉरी मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ. please. व्यूअर्स जो है वो कब से कह रहे हैं कि आप इनको सैम सर को कहीं हिंदी में बताएं, क्योंकि दे आर स्टिल नॉट एबल टू फॉलो व्हाट यू आर सेइंग इन इंग्लिश. सो सैम पित्रोदा जी, आप दिमाग जरा हिंदी में कम चलता है क्योंकि हम बोलते हैं इंग्लिश में. तो आई मैं भूल गया. अंडरस्टैंड दैट सर. सैम आपने पित्रोदा remind जी, किया मुझे. मैं भी भूल गया, तो आई स्टार्टेड द कन्वर्सेशन इन इंग्लिश एंड यू. मयूर ने की. सैम पित्रोदा जी, आप इस देश में संचार क्रांति के जनक हैं. जो नौजवान पीढ़ी है वो भली उसको आपका नाम भुलाया गया हो, लेकिन अभी भी जब गूगल में सर्च करते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स को जानते हैं, जो देश को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर सैम पित्रोदा नहीं होते इस देश में तो आज शायद हम ये बैठ के लाइव भी नहीं कर रहे होते. जो इस देश में इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के जनक है वो आप हैं. और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के आप दोस्त थे, दोस्ती कहूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने आपको खुली आजादी दी थी. लेकिन फिर क्या हुआ कि आप देश से इतने दूर चले गए. आपने उस क्रांति को अमेरिका में कर रहे हैं. आप भारत आप जैसे एक हीरे को इतने दूर क्यों कर रहा है? क्यों नहीं आप? ऐसा नहीं है भैया. देखिए, I should not get all the credit. Credit should go to one, Rajiv Gandhi for giving political will. सर हिंदी प्लीज. And दूसरी, जो जवान लोगों का इसमें इंपॉर्टेंस है, इंजीनियर्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, जिन्होंने हमें बहुत मदद की, उनके बिना ये कुछ नहीं होता. मैं तो एक डोमेन एक्सपर्ट तरीके से आया. पॉलिटिकल विल चाहिए और टैलेंट चाहिए. इंडिया में बहुत टैलेंट है. इंडिया में जो यंग लोग हैं उनके पास इतनी टैलेंट है जो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं. सो हमें जो मौका मिला वो मौका ऐसा मिला कि जिससे हम यंग टैलेंट को आगे ला सके. सैम सर, आज एक बस इससे मयूर जी एक सवाल. आज एक घटना घटी है देश में जिसने पूरे देश को बहुत उद्वेलित किया है, बहुत गुस्से में लाया है. एक बहुत देश की बड़ी यूनिवर्सिटी, उसमें एक मुस्लिम लड़का इंजीनियरिंग करने गया. हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो देश आगे बढ़ेगा. उसमें जब टीचर नाम पूछ रहे थे उसके, तो उस लड़के ने टीचर को नाम बताया और टीचर कह रहा है, प्रोफेसर कह रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर कह रहा है कि तुम तो कसाब जैसा नाम तुम्हारा. फिर उस लड़के ने रिएक्ट किया, पूरे देश में वो वायरल हो रहा है. ये जो धर्म को बीच में लाके एक पढ़े लिखे लोगों का प्रोफेसर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कर रहे हैं, इस धर्म के जहर को जो अफीम की तरह चटा दिया गया है भारत में. आप शिकागो में बैठे, पूरी दुनिया में दिख रहा है देश हमारा किस दिशा में जा रहा है. क्या लग रहा है कि कोई उपाय है इससे बचने का? नहीं, उपाय तो हमें ही सोचना, हमें ही ढूंढना है. धर्म है वो पर्सनल चीज है. हमारे घर में हमारी वाइफ बहुत धार्मिक है, हम उतने धार्मिक नहीं हैं. ठीक है, हम रहते हैं पूरी जिंदगी साथ. धर्म को पॉलिटिक्स में लाना वो व्याजबी नहीं है. धर्म को काम में लाना वो भी व्याजबी नहीं है. हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना है. हर इंसान को रिस्पेक्ट देनी है, अपॉर्चुनिटी देनी है, कोई भी धर्म का हो.
हजारों साल पहले हमारे देश में क्रिश्चियंस आए, जूस आए, मुस्लिम्स आए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने सबको अच्छी तरह से ट्रीट किया, रखा, सहारा दिया। तो इस देश में धर्म का विवाद doesn't make sense. सैम सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप, क्योंकि हम तो आपको टेक्नोक्रेट के रूप में बहुत जानते हैं। अब ये सवाल रिलेवेंट है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप बिल्कुल मना कर दीजिएगा। Sure. पर मुझे ये पूछने का मन हो रहा है क्योंकि बहुत सारे दर्शकों का हम जब बातचीत करते हैं, बहुत सारी कमेंट्स वगैरह होती हैं, हजारों की तादाद में होती है। सब जो है ये ईवीएम पर बहुत उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मैनिपुलेट होता है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब आप एज ए टेक्नोक्रेट एंड बीइंग अ पर्सन हु इज वेरी नॉलेजेबल अबाउट टेक्नोलॉजी, आप क्या मानते हैं कि जो ईवीएम्स हैं इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है और इसमें कुछ धांधली या गड़बड़ी हो सकती है क्या? क्योंकि आप अगर कहेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ओके, ईवीएम की जो पूरी चेन है, इट इज नॉट जस्ट दैट बॉक्स, लेकिन उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, कौन रखता है, कौन जोड़ता है, कौन देखता है, ये आप जो पूरी सप्लाई चेन देखिए उसकी, उसमें बहुत सारे लीकेज हैं। ये खाली इलेक्ट्रॉनिक का काम नहीं है, ये काम ह्यूमन इंटरवेंशन का भी है। सो एब्सोल्युटली ईवीएम कैन बी मैनिपुलेटेड। सर थोड़ा सरलता से समझा दे अगर दर्शकों के लिए कि कैसे ये, मतलब कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो अब तक उसी डिबेट में उलझे थे, मैं और संजय भाई, कि ये पता नहीं होता होगा कि नहीं होता होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो इक्विपमेंट है वो 15 साल पहले डिजाइन किया था। ओके, अब ये फोन हर साल में अपग्रेड होता है, ओके, ऑब्सोल्यूट हो जाता है, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी खूब बदलती रही है। जो टेक्नोलॉजी 15 साल पहले बनाई थी, उसको आप थोड़ा मॉडिफाई करिए, थोड़ा ये करिए, थोड़ा वो करिए, फिर भी वो 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये एक चीज। ये टेक्नोलॉजी में डब्बा है, टेक्नोलॉजी में बैकएंड है, टेक्नोलॉजी में नेटवर्क है, लेकिन उसके साथ साथ डब्बा कौन बनाता है, सॉफ्टवेयर किसने डाला, डब्बा कहां स्टोर होता है, कौन सी कार में लेके डब्बा घूम रहा है, डब्बा कहां स्टोर किया है, डब्बा कौन लॉक करता है, कौन अनलॉक करता है। अगर आप एक एक स्टेप को देखिए तो आपको पता चलेगा इसमें बहुत सारे लीकेज पॉइंट है। आप कुछ भी करें, ह्यूमन इंटरवेंशन इज टू मच। तो सर क्या ये मान सकते हैं कि ये अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्री इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर कोई चाहे तो? हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप कह रहे हैं तो बड़ी बात है सर। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैंने पब्लिकली कहा है, लेकिन आई कांट प्रूव इट बिकॉज आई डोंट हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। आप मुझे एक चीज बोलिए कि इसको प्रूव कर दीजिए, दैट डजंट हेल्प। ओके, you throw open the entire system to the world, not me, those who are experts in it. I'm not an expert in it. There are hackers and there are hackers in the world. Absolutely. You throw open your entire system to the world hackers, give them a month, and if they come back and say we can't break it,
then it's okay. Do we have that guts? They will come back and tell you that we can hack it. तो सैम सर इन परिस्थितियों में आपको लगा है कि पिछले चुनावों में ईवीएम को हैक किया गया है देश में? देखिए, वो तो मैं नहीं जानता। मैं वही कह रहा हूं कि जो सिस्टम जो पूरी है, इक्विपमेंट, हैंडलिंग, लॉजिक, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी, दैट सिस्टम कैनॉट बी फुल प्रूफ। अब किसने कब क्या किया वो मैं नहीं कह सकता। चुनाव तो इसी में होने हैं, लेकिन अगर ईवीएम का खेल हो रहा है तो चुनाव तो देश में अब अपोजिशन लगातार डिमांड कर रहा है, गवर्नमेंट डिनाई करती रहेगी डिनाई। तो लेकिन पेपर और साथ में ये भी कहते हैं ये भी है कि ये तो कांग्रेस लाई थी। नहीं, साथ में इनकी दलील क्या है? ये कहते हैं ये तो कांग्रेस लाई थी, हम कहाँ लाए थे यहाँ पे। ये फिर दलील के तौर पर दिया जाता है। नहीं, कौन लाया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। दलील वो करते हैं, ये मैं ये कह रहा हूँ कि दे आर्ग्यू लाइक दिस। तो कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन कांग्रेस लाया कांग्रेस नहीं लाया वो अलग बात है। 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो तो आप एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में देयर आर टू मेनी ह्यूमन इंटरवेंशंस, वो भी आप एक्सेप्ट करेंगे। ठीक। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी फिक्स है जी और देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन। व्हेनेवर देयर इज ह्यूमन इंटरवेंशन देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये तो डिस्कशन चल रहा है सालों से। सैम सर, जो आप हिंदुस्तान के युवाओं को देख रहे हैं, जो युवाओं की एजुकेशन देख रहे हैं, जो उनकी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, देश में जो इंजीनियरिंग कॉलेज का भविष्य देख रहे हैं, उसमें पढ़ने वालों का भविष्य देख रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि जो सपना आपने देखा था टेक्नोलॉजी को लेके देश का, वो क्या पूरा हो पा रहा है? यूथ उस तरफ जा पा रहा है? देखिए, हम लोगों ने, किसी ने इंटरनेट एंड मोबाइल रेवोल्यूशन इतनी बड़ी तरह देखा नहीं था। ऑल आवर एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग मी, वी वर रॉन्ग कि इंटरनेट इतना जल्दी इतना बड़ा आएगा और दुनिया को उतने छोटे समय में बदल देगा, वो किसी के दिमाग में नहीं था। हो गया। इससे दुनिया बदल रही है। हमने अभी एक किताब लिखी है कॉल्ड रीडिजाइन द वर्ल्ड। अच्छा, दिखाए ना उसका, अगर वो तो दिखा दीजिए एक बार कवर जी। इट इज अ बुक कॉल्ड रीडिजाइन द वर्ल्ड। थोड़ा इस तरह, हाँ बस। अच्छा, ओके। सर दर्शकों को ये भी बता दे ये कहाँ उपलब्ध है, कौन से प्लेटफॉर्म पे, तो वहां से कुछ इंडिया में है, पेंगुइन ने पब्लिश की है। ओके। और अमेज़न और सब ठीक है, एप्पल वेपल सब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल और है। अनुवादित है कि सिर्फ इंग्लिश में है? अनुवादित है क्या? अच्छा, तो हिंदी में अनुवाद कोई करे तो अच्छा रहेगा। चलिए वो भी करवाएंगे सर, कुछ करवाते हैं। चलिए उसके बारे में आइडिया क्या है कि वर्ल्ड आखिरी बार डिजाइन जब हुई तभी हमारा जन्म हुआ था। वर्ल्ड वाज लास्ट डिजाइन इन 1942। वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका के थोड़े लोग ने, 2-3 लोगों ने डिसाइड किया कि हम वर्ल्ड को रीडिजाइन करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन बनवाया, वर्ल्ड बैंक बनवाई, IMF, WHO, अल्टीमेटली WTO, इस सब को जन्म दिया। और ऐसे दिमाग में सोचा कि UN न्यूयॉर्क में ही होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन में ही होनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक का हेड अमेरिकन ही रहेगा, IMF यूरोप को दे दो। उस समय इंडिया वॉज अ कॉलोनी, तो इंडिया को किसी ने पूछा नहीं। चाइना डिड नॉट मैटर। सो हैंडफुल ऑफ कंट्री डिसाइडेड that we are going to design the world to our advantage. बिल्कुल सर, बिल्कुल। Democracy, human rights, capitalism,
consumption and military will be the 5 pillars of this design. Then world was bipolar. There was Soviet Union, there was America. Either you are with America or you are with Soviet Union. And that's when Nehrus of the world made a contribution by saying non-aligned movement. It was a big idea then. Yes. You needed clear understanding of what was going on. Ye design also gave birth to GDP, GNP, per capita income, balance of payment, ट्रेड डेफिसिट. ये ऐसी डिजाइन है जिसमें ताजमहल की कोई कीमत नहीं है, मदुराई टेम्पल की कोई कीमत नहीं है. ये ऐसी डिजाइन है जो इन लोगों को सूट होती है कि आपके पास कितने $बिलियन है बैंक में, उससे हम डिसाइड करेंगे कि आप गरीब हैं और आप मालदार हैं. हम कहते हैं कि यू कांट डिसाइड ऑन दैट. वन ऑफ माई टेम्पल्स मे बी वर्थ 50 बिलियन. वो कहाँ है 50 बिलियन? आप तो उसको नहीं कहते क्योंकि आपके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं. है नहीं. तो ये डिजाइन जो 80 साल पहले तैयार की थी, उस डिजाइन के बाद क्या हुआ? पहला तो इंडिया लेड revolution in British Raj decolonized the entire world. तो ये डिजाइन जब की थी तब इन लोगों को आइडिया नहीं था कि वर्ल्ड विल गेट decolonized. Then China could rise to a level no one ever thought China could rise. Soviet Union fell apart. Technology became pervasive. Technology created inequality. And then came 9/11. हमारी थियरी ये है कि 9/11 was a response to unipolar world. Right. जो सोवियत यूनियन रहता तो 9/11 नहीं होता. तो नहीं होता. फिर आया कोविड. कोविड ने बंद कर दिया सब. कंप्लीट स्टॉप. वर्ल्ड स्टॉप्ड फॉर 3 years. लेकिन कोविड कहता है कि वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, इंटरवोवन, interdependent, irrespective of race, religion, color, boundary, whatever. We are all human beings. And we cannot draw boundaries around. ठीक बात. ये नेशनल स्टेट तो 200 साल पहले की बात है. उसके पहले कहाँ था कोई नेशनल स्टेट? नहीं कुछ नहीं था ऐसे. Okay. तो ये जो डिजाइन है 80 साल में हमने एक भी नई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाई है. नॉट वन. तो हम कहते हैं कि ये डिजाइन ऑब्सोलीट है बिकॉज ऑफ हाइपर कनेक्टिविटी. यू नीड टू थिंक डिफरेंटली. एजुकेशन हमने ऐसा तैयार किया कि 4 साल में डिग्री मिलती है. ये बोगस है. क्यों 4 साल भाई? क्यों 2 साल नहीं? पूरी दुनिया 4 साल लगाती है. पूरी दुनिया कहती है 2 साल में मास्टर्स मिलता है. MBA के लिए $200,000 खर्चा होता है. ये सब बोगस है. क्योंकि इन लोगों ने ऐसी डिजाइन तैयार की है जो उनको सूट करती है. तो ये किताब ऐसी है कि वी नीड टू रीडिजाइन द वर्ल्ड. इसमें न्यू इंस्टीट्यूशन. इसमें हमारा देश भी कहीं शामिल होगा कि इस ताकत में हम भी हिस्सा बन पाए. वी आर 1.5 billion people. But sorry to disturb you, sir. Out of 130 crore or 135 crore, 80 crores are not in. Sorry, हिंदी में बोलता हूँ मैं. उसमें से 80 करोड़ तो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं, हम लोग मुफ्त में अनाज दे रहे हैं 2 साल से. तो उनको कैसे गिनेंगे इस पूरी बौद्धिक संपदा में? ये समझना चाहिए सर. मैं ये समझना चाहता हूँ. पहले तो ये समझना है कि जो देश की डेवलपमेंट मस्ट लिफ्ट 400 million people out of poverty. That should be our priority. मतलब 40 करोड़ लोग. Our priority is not about being superpower.
Our priority is not to lead G20. Our priority should be, and not to create more billionaires, not to create unicorn. Our priority should be कि जो बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड है उन लोगों को कैसे लिफ्ट किया जाए जिससे फूड, शेल्टर, education and health are taken care of. That is the power of a nation. So the book is about building inclusive world. पहले जो मैंने आपको बताया कि सब कह रहे हैं कि दुनिया में अभी ओनली पावर एंड प्रॉफिट्स आर रिस्पेक्टेड. No one is thinking about planet and people. Planet doesn't need us. We need planet. Absolutely, sir. Global warming देखो कैसा हो रहा है. सब भाषण देते रहते हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा. 25 साल से भाषण देते हैं. यहाँ कमेटी की, ये कमेटी की, पेरिस गए, वहां गए, सब लीडर्स इकट्ठे होते हैं, सब खुद को प्लेन लेके आते हैं, ओके, बातें करते हैं, कुछ नहीं होता. सर एक बड़ा क्यूरियोसिटी वाला सवाल है, एक बड़ा, अगर आप दे पाए तो. ये हम देखते हैं, आप तो उस समय काफी मतलब एक समझ लीजिए कि 80 में राजीव जी के साथ आप ऐसी जगह पे थे जहां मैं तो उस समय मतलब हाई स्कूल में था, पर मैं तब भी बहुत कुछ पढ़ता था, पढ़ने की कोशिश करता था. आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जब बड़े लोग मिलते हैं, जब एक देश का जो प्रमुख होता है दूसरे से जब मिलता है, ये जब अकेले हो, मतलब कोई कैमरा नहीं होता, ये बातें क्या होती है सर, किस तरह से बातें होती है वहां पे? देखिए, हमने भी ये सब सुना है, बातें की है. गोर्बाचोव जब इंडिया आए तब हमने 1 घंटा गोर्बाचोव के साथ, राजीव के साथ बिताया था. सब लीडर से मिले हैं जी. ये सब लोग मार्केटिंग करते हैं अपने देश का. ओके. कुछ नहीं करते. वो लोग कहते हैं कि हमारा धंधा बढ़ाने के लिए आप हमारा गैस लीजिए, आप हमारी टेक्नोलॉजी लीजिए, आप हमारे डिफेंस इक्विपमेंट लीजिए. कोई बैठ के ऐसा नहीं कहता कि आपके वहां जो गरीब हैं उनके लिए क्या करेंगे, आपके देश में एजुकेशन को सुधारने के लिए क्या करेंगे. बिकॉज ये ग्लोबल लीडर्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बिजनेस. अब ये आप कहें तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता. वो तो कह रहे हैं आप तो बिल्कुल बेकार हैं. समझे? आप नहीं समझते हैं. सैम सर, एक बड़ा पॉलिटिकल सवाल, क्या आप गांधी परिवार के अभी भी उतने करीबी हैं जितने राजीव गांधी के थे? देखिए, राजीव गांधी की जो लेगेसी थी वो मॉरली हमें आगे ले जानी है. इट इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट. मैं आपका दोस्त हूं तो दोस्त रहूंगा, दुख में और सुख में. मेरी ये जवाबदारी है कि मैं जो भी कुछ कर सकूं, आई मे नॉट बी केपेबल, तो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई डू इट इन द इंटरेस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, फैमिली. क्या राहुल आपसे सलाह लेते हैं? सलाह तो मैं किसी को नहीं देता भैया. मैं बातें करता हूं लाइक ए फैमिली फ्रेंड. लेकिन सलाह तो मेरे बच्चे सलाह नहीं लेते, मेरी तो दूसरा कौन देगा. आपकी बातें ही सलाह हो जाती है. आप कर सकते हैं, सलाह कोई नहीं लेता भैया. आपकी जो बातें. अच्छा सैम सर, एक और सवाल मन में हो रहा है. आप पूरा दुनिया घूमे हैं, आप यू आर वेल वर्स्ड एंड यू हैव कनेक्शंस एवरीवेयर बिकॉज ऑफ योर एक्सपर्टीज इन योर वर्क इन 90 countries. I have 90 countries and you definitely would have a kind of context which is very rare for other people to have. Sorry, मैं फिर से हिंदी में आ रहा हूँ
कि वो ऐसे संपर्क और ऐसे संबंध आपके जो बने होंगे वो बहुत कम लोगों को ये प्रिविलेज मिलता है कि बना पाए। मुझे सर एक चीज पूछनी है आपसे, ये जो 2014 के बाद हमारा जो सब कुछ नया हो रहा है, जो पहले कभी हुआ नहीं था नरेंद्र भाई के आने के बाद, ठीक है, तो ये जो कहा जा रहा है कि लोग उमड़ रहे हैं विदेशों में, हमारी बहुत बड़ी, इतना बड़ा नाम हो चुका है कि हम मतलब अभी ऑलमोस्ट विश्वगुरु हो ही गए हैं। सब और झूठ, सब वो सब झूठ। लोग, अच्छा ये कैसे, बताइए सर। यहाँ आप जाके पूछिए 100 लोग स्ट्रीट में आके, यहाँ पे आप आइए यहाँ पे और पूछिए 100 लोग को माइक लेके कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। दे वुड से आई डोंट इवन नो हु नरेंद्र मोदी इज। नहीं, मैं इंडियंस जो है, बाहर जो इंडियंस रहते हैं उसकी बात करता इंडियंस हूँ, की जो बात इंडियंस। अलग है, क्योंकि इंडियन सब भक्त लोग हैं। हमारे जो अच्छा। प्रदेश में इंडियन है ना, वो जी। सब भक्त हैं, मंदिर बनाते हैं जगह जगह जाके। हमारे शिकागो में 12 मंदिर हैं। ओके ओके। तो उनकी बात अलग है, समझे। जी। ये सब मंदिर वाले लोग हैं तो नेचुरली दे वुड लव। लेकिन लेकिन जो ताकतवर देशों के लोग हैं, उन हाँ। आप अगर भारतीयों को माइनस भी कर दीजिए, अमेरिका, चीन, रशिया, क्योंकि पूरी दुनिया का नेटवर्क आपके साथ में रहता है, उन देशों में भारत के राजनीतिक नेतृत्व को लेके क्या सोच है, क्या क्या संभावना? देखिए, पहले तो भारत को जो रिस्पेक्ट मिलती है वो 2 चीज से मिलती है हमारी तरफ से। एक, पॉपुलेशन ऑफ 1.5 बिलियन, यू कैन नॉट इग्नोर। दूसरा, आईटी पावर। सब जगह आप जाइए, नॉर्वे में जाइए, अमेरिका में जाइए, कनाडा में जाइए, अफ्रीका में जाइए, एवरीबडी सेज इंडिया एंड इंडियंस are a force to reckon with in technology, IT, brain. अमेरिका में लीडिंग कंपनीज have CEOs from इंडिया। हमारे प्रोफेसर्स हैं सब यूनिवर्सिटीज में। सो ज्ञान के बारे में इंडिया को सब मानते हैं। ये 2 चीज हमें रिस्पेक्ट देती है। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में देखिए तो अभी सब जगह ऐसा माना जाता है कि इंडिया इज अटैकिंग डेमोक्रेसी। इंडिया इज नॉट ट्रीटिंग पीपल इक्वली। India is a country where institutions are being misused. Media is biased. Institutions are not independent. Scientific mindset is being attacked. सर एक सवाल बीच में पूछता हूं सर, ये इससे आपने कहा उससे मुझे याद आया, ये हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई हैं, वो जब कोरोना की शुरुआत हो रही थी तो एक उससे पहले वो कहा था सबको कि थाली और बैलन लाइए, दिया जलाइए और जोर जोर से ताली बजाइए और थाली बैलन बजाइए, कोरोना चला जाएगा। ये कितना साइंटिफिक जरा आप बता दे तो। वही तो मैं कह रहा हूं ना, साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है इसमें। अच्छा वो नहीं है, हमने सोचा प्रधानमंत्री कह रहा है तो होगा शायद। नहीं है। नहीं, अच्छा नहीं है, चलिए कैसे हो सकता है? ये खुलासा हो गया। आपको भी पता है, आप भी जानते हैं, आप मूर्ख नहीं हैं, समझे जी। लेकिन ये सब नाटक है, ड्रामा है। अच्छा तो दुनिया में कहीं और थाली नहीं बजी थी उस समय, अपने यहाँ बजी थी सिर्फ? अच्छा ठीक है। सैम सर, आप गुजरात से आते हैं, गुजरात के लोग आपको क्या संदेश दे रहे हैं, क्या होने जा रहा है गुजरात के चुनाव में? देखिए, ये गुजरात का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर गुजरात लेकिन फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड। ये चुनाव डिसाइड करेगा कि हमें
किस तरह का देश बनाना है। हमें गांधी जी का देश बनाना है और हमें सावरकर का देश बनाना है। ये बड़ी सीधी बात है, इसमें कोई किसी पे अटैक नहीं है, इसमें किसी की बुराई नहीं है, ये सत्य है। गुजरात के लोगों को डिसाइड करना है कि मुझे कैसा गुजरात बनाना है। मुझे सावरकर का गुजरात चाहिए और मुझे गांधी जी का गुजरात चाहिए। बड़ी सीधी बात है, बाकी सब ठीक है। कह रहे हैं कि हम ये एजुकेशन में ये करेंगे, हेल्थ में ये करेंगे, एम्प्लॉयमेंट करेंगे, सब बोलते हैं सब क्या करेंगे। सब वायदे देते रहते हैं हर साल। क्या हुआ है वो आपको डिसाइड करना है। आप देख सकते हैं क्या हुआ है गुजरात में, क्या हुआ है देश में। महंगाई कितनी बड़ी है, नौकरियां कितनी क्रिएट की है, आप देख लीजिए। लेकिन उससे बड़ी बात है कि कैसा देश आपको बनाना है। ठीक बात। सर एक सवाल और बनता है मुझे, अच्छा ये हमारे यहाँ जो ईवीएम है, आपकी जानकारी में दुनिया में ऐसे कितने देश है जहां पे ईवीएम पे चुनाव होता है, जो विकसित भी हो और नॉन डेवलप भी हो? नॉट वेरी मैनी। जहां भी मशीन लगे हैं वहां सब जगह पेपर बैलेट भी लगते हैं। पेपर बैलेट इज मोर प्रिडोमिनेंट। पेपर बैलेट में लोगों को विश्वास है। मशीन पर सब जगह डाउट रहते हैं। आपको भी पता है ये तो। ठीक बात, आई एग्री। संजय भाई आपको कोई सवाल, क्योंकि सर ने ऑलरेडी हमको ऑलमोस्ट 45 मिनट दे दिए और हमने उनके 10 मिनट पहले बिगाड़े हैं, तो पता नहीं मैं कितना इनको परेशान करूं। But we can do it again if you want to do again something on technology. Definitely sir, we would love to do that. We would love to do that. We would love to do that. If you have 1 lakh people listening, you have a very good audience. Yes sir, we have actually. We have more than that actually. And we can talk about that. We can just talk about the book. Yeah, definitely. Why not? हम लोग मैं इसको इस किताब को आज पढ़ाऊंगा और 1 हफ्ता मुझे चाहिए होगा पढ़ने के लिए। फिर मैं इस किताब के ऊपर एक दिन आपके साथ बातचीत करूंगा। ठीक है ना, यंग जनरेशन को समझ में आना चाहिए कि सैम पित्रोदा होने का मतलब क्या है इस देश में। इस देश के चंद लोग होते हैं जो किसी भी चीज में क्रांति करते हैं, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो सड़क का आदमी हो, चाहे वो सैम पित्रोदा हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एक इतिहास रचा है इस देश में और उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया ही जाता है। उसमें से एक आप हैं, तो बड़ा अच्छा सा आज मयूर भाई की। थैंक यू, आई विल बी हैप्पी टू डू इट। देखिए नहीं मैं क्रेडिट दे दूं एक बार, जो मेरी नहीं है, वो क्रेडिट है हमारे मनोज भाई ठाकर जो है, उनको क्रेडिट जाती है। हमारे दर्शक हैं वो, और वो बड़ा स्नेह करते हैं हमको। तो वो बातचीत हमारी होती थी, तो उन्होंने कहा कि आप क्या सैम सर से बात करना चाहेंगे? मैंने कहा भाई बिल्कुल चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। तो हमारी और सैम सर की जो बातचीत है वो उन्होंने करवाई है, तो क्रेडिट उनको मिलता है। आई एग्री विद दैट जी। But I wanted to say that हमारे पिताजी 4 किताब पढ़े थे। गुजरात से वो उड़ीसा नौकरी ढूंढने गए थे, पता नहीं क्यों, इन 30s। उनका ये ड्रीम था कि हमारे बच्चे पढ़े। हर इंडियन पेरेंट्स का यह सपना रहता है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़े। इंडियन पेरेंट्स जो सैक्रिफाइस देते हैं बच्चों को पढ़ाने में, वो दुनिया में यूनिक है। हमें देश ने मुफ्त एजुकेशन दिया। बिल्कुल, मैं भी उसी में से हूं। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। मास्टर्स इन फिजिक्स फॉर $10। अब कहां मिलेगा वो? ठीक बात। ये मैं कैसे भूल सकता हूं कि जो भी मैं हूं वो एक इंडियन पेरेंट्स, इंडियन संस्कार, गुजराती फैमिली who believed in अहिंसा, गांधी, all the simple things and free education. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज तो समझ में आई कि
एजुकेशन सबसे बड़ी नींव है मयूर जी की देश बिल्कुल में सर, बिल्कुल बिल्कुल। देश में एजुकेशन फ्री होना चाहिए। मैं कई बार ये कहता हूं कि जितने रूपों में मैं बाल मंदिर से लेकर कॉलेज तक मैं पढ़ा हूं, मैंने ग्रेजुएशन गुजराती साहित्य के साथ किया है, उतने रुपए भी मतलब इतनी पूरी पढ़ाई के खर्च नहीं हुए हैं जितने तो मेरे बच्चे की केजी की फीस में चले गए थे। कैन यू बिलीव दैट? ये ये क्या वास्तविकता हो है, गया देश में भाई? ये ये वास्तविकता क्या है। हो गया? और लोग कहते हैं कि हमने बड़ा एजुकेशन सुधार दिया। प्राइवेटाइजेशन करके इन्होंने एजुकेशन को बिगाड़ा है। बहुत सही बात है सर, बहुत सही बात है। अच्छा सर, बहुत सारे दर्शक गुजरात से हैं, दो उनके सवाल है, मैं उनको बुरा लगता है अगर मैं उनका जिक्र न करूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। ये कहते हैं कि एक हमारे खड़ायता साहब ये पूछ रहे हैं कि आप श्याम सर को पूछिए कि क्या राजीव गांधी जब आपको यहाँ लेके आए थे तो आप सिर्फ 1 रुपया तनख्वाह लेते थे, ये क्या बात सच है क्या? ये पूछ रहे हैं, तो मैंने उनका सवाल आपको। सच है, 10 साल मैंने उनसे काम किया, 1 रुपया तनख्वाह। 10 साल मैंने मनमोहन सिंह के साथ काम किया, 9 तनख्वाह, कभी भी देश में एक भी पैसा, बिकॉज यहां पैसा बनाया है तो हिंदुस्तान में जाके मैं क्या सैलरी लूं? बहुत अच्छा। तो देके भी क्या देंगे? 50,000 रुपया, 60,000 रुपया। ओके, अब यहाँ इतना पैसा बनाया है, यहां जब आए तब कुछ नहीं था। यहाँ इतना पैसा बनाया तो हिंदुस्तान के योर माइंड डजंट एग्री दैट यू शुड टेक मनी फ्रॉम इंडिया। बहुत अच्छी बात है। यू फील गिल्टी। बहुत अच्छी बात। ये कैसा नहीं है, सिंपल बात है, ये कोई बड़ा दान बान नहीं है, ये इट इज वेरी सिंपल गांधीयन वे ऑफ लुकिंग एट इट। ठीक बात, बिल्कुल, आई एग्री। और सर एक आखिरी है कि सब कह रहे हैं कि अगर आप गुजराती बोल सकते हो तो अगर गुजराती में हमारे जो दर्शक हैं उनको, और फिर हिंदी में भी साथ में, क्योंकि हिंदी दर्शक भी हमारे उतने ही है, तो अगर गुजराती में भी आप कुछ, अगर इस चुनाव को लेकर अगर आपकी कोई सोच हो या कोई आपका विचार हो, अगर आप बोल दें गुजराती में सर तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। आ चूंटणी गुजरात માટે ખૂબ જ અગત્યની છે। આ ચૂંટણી એક વિચારધારાની ચૂંટણી છે જે ગુજરાત અને દેશને દિશા આપી શકે। આ ચૂંટણી બીજેપી, આપ કે કોંગ્રેસની નથી। આ ચૂંટણી ભાઈચારાની, આ ચૂંટણી પ્રેમની, આ ચૂંટણી વિશ્વાસની, આ ચૂંટણી સત્યની, આ ચૂંટણી આપણી ડાયવર્સિટીની, અને આ ચૂંટણી આપણા દેશના ભવિષ્ય માટે છે। આ ચૂંટણી જુઠ્ઠા લોકોના માટે નથી। આ ચૂંટણી જે ખોટે ખોટું બોલે છે, ડ્રામા કરે છે, એકબીજા પર એટેક કરે છે, એના માટે નથી। આ ચૂંટણીથી આપણે જોવાનું છે કે એમ્પ્લોયમેન્ટ કેમ થશે, ફાર્મર્સની પ્રગતિ કેમ થશે, એજ્યુકેશન કેમ સુધરશે, હેલ્થ સર્વિસીસ કેમ સુધરશે। ગુજરાતમાં હજી બી ખૂબ બધી ચેલેન્જીસ છે। હું તો તમને કહું કે જ્યારે જ્યારે હું ગુજરાતી લોકોને જોઉં છું ત્યારે ત્યારે મને એમ લાગે છે કે એ લોકોની સાઈઝ ઓછી થતી જાય છે। ગુજરાતના છોકરાઓ અમારા જમાનામાં બધા 6 ફૂટ, હવે બધા 5 ફૂટ 4 ઇંચના થઈ ગયા છે। સદનસીબે સાહેબ મારી, હું એ પેઢીમાંથી કદાચ છું છેલ્લે મારી એટલી જ છે અત્યારે। 6 ફૂટ છે મારી। કેમ? કારણ કે ન્યુટ્રિશનનો પ્રોબ્લેમ છે। આપણે ન્યુટ્રિશન પર ધ્યાન નથી આપ્યું। બિલકુલ બિલકુલ, અને એ મોટી ચેલેન્જ છે ગુજરાતમાં ન્યુટ્રિશનની। ઓકે, આ બધા ઇશ્યુઝ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે ખોટે ખોટા ઉશ્કેરાય ન જશો, ધ્યાનથી વિચારો। તમે બી અક્કલવાળા છો, ભણા ન હો તો એનો મતલબ એમ નહીં કે તમે અજ્ઞાન છો। મારા દાદા ભણ્યા નહોતા પણ બહુ ડાયા હતા, એટલે તમે શાંતિથી વિચારો કે તમારો મત છે એ ક્યાં તમારે મૂકવો છે, કઈ જાતનું ગુજરાત તમારે બનાવવું છે। કોઈ ખોટે ખોટા ભાષણોથી, રેલીથી ઉશ્કેરાઈ ન જશો, આટલી મારી સલાહ છે।
और बस थोड़ा हिंदी हमारे दर्शकों के लिए भी एक आपका मैसेज दे दे तो फिर। मैंने ये बताया कि ये इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि ये इलेक्शन गुजरात और देश को एक दिशा देगा। ये इलेक्शन बीजेपी, कांग्रेस, आप की तरह से मत देखिए, ये इलेक्शन वैल्यू की तरफ से देखिए कि कौन सी वैल्यू आपको प्रमोट करनी है। डेमोक्रेसी, फ्रीडम, जस्टिस, ट्रूथ, ट्रस्ट, लव, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, भाईचारा, ये बहुत बड़ी चीज है। अभी जो यात्रा चल रही है वो भाईचारा की यात्रा है। आप देखिए लाखों लोग एक साथ चल रहे हैं, हाथ में भारत हाथ जोड़ो की बात मिला कर के। रहे हैं। मोहब्बत का माहौल है, न कोई झगड़ा, न कोई तूफान। यही तो देश है, सच में यही देश है। और यही देश को हमें आगे बढ़ाना है। और देश की ब्यूटी हमारी डाइवर्सिटी में है। ऐसा कोई देश दुनिया में नहीं है। मैंने 90 देशों में ट्रैवल किया है। मैं कह रहा हूं कि हमारा म्यूजिक, खाना, डांस, ड्रेस, लैंग्वेज, कस्टम, फेस्टिवल्स, ये क्या धन है। ये सबसे बड़ा धन है। इसे समझना है और इसे प्रिजर्व करना है, बचाना है। इसके पर अटैक हो रहा है, इसे बचाना है। वेरी ट्रू सर, वेरी वेल सेड। एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। एक बार फिर से अपनी बुक का नाम बता दीजिए ताकि अगर कोई चूक गया तो उसको उनको पता चले कि ये बुक है रीडिजाइन द वर्ल्ड। रीडिजाइन द वर्ल्ड। ये आप सब सुन रहे हैं तो प्लीज सुनिए इसको। हम भी उसको ट्रांसलेशन हुआ है। नहीं सर, हिंदी का करवाते हैं। देखिए ना, अब आपसे हमारी बात हो रही है तो हिंदी अनुवाद का कुछ हम सोचेंगे कि शायद हम उसमें कुछ। जी बिल्कुल, पढ़ के हम मंगा लेंगे इसको। विल ऑर्डर इट। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। विश यू ऑल द बेस्ट। आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू। और आपसे समय यूजर्स क्विकली। थैंक यू सर। एंड समय समय पे हम आपको जो है आमंत्रित करते रहेंगे ऐसे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों अब ये इसको समाप्त करेंगे क्योंकि अभी 9:15 बजे फिर हमें संजय भाई को बैठना है फिर से। तो फिर से इसको अभी हम समाप्त करते हैं। आप इसको और आशा दीजिएगा जैसा भी आप। जी वो हमारे हिंदी वहां चला जाएगा सर। वो तो वी आर वर्किंग टुगेदर, वी आर कोलैबोरेटिंग। तो हमारा तो एक ही काम है सर। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। वो बेल की घंटी आती है दबा दीजिए, नोटिफिकेशन जो इस तरह के कार्यक्रम जो हम यहाँ दिखाते हैं। क्योंकि हमारी जीत जो है, अगर 4 PM गुजरात की बात करें तो वो सच की है, और सत्य डे जो है उसका तो नाम ही सत्य है। तो बस मिलकर ये कर रहे हैं, आप इसको देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और संजय भाई, शाम सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।